ये जिंदगी कभी तो पूरी होगी ना, तब क्या ये कह पाओगे खुद से क्या खूब जिंदगी जी, या और समय मांगोगे? कुछ भी पता नहीं। एक लाइफ, एक घंटे, एक मिनट, एक सेकंड, ये कभी तो शून्य होगा ना, और तब नहीं पूछ पाओगे खुद से। इसलिए अभी पूछना, क्या खूब जिंदगी जी ली तुमने? स्वागत है आप सभी का शिमला में। बादल यहाँ पे ऐसे हैं कुछ ना कि ऊपर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और बारिश हल्की हल्की चल रही है। बाय द वे, हम यहाँ से जाने वाले हैं सांगला, जो कि है हमारी स्पीति ट्रिप का पहला पड़ाव। और पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी पर है, ये तो हम धीरे धीरे आगे जान जाएंगे। हाँ, सब चीज़ जानेंगे। तो स्पीति की बहुत शानदार वाली ट्रिप करने वाले हैं। वीडियो में आप लोग बने रहना। बजट सर्किट जो है वो कवर होने वाला है, शिमला से मनाली का। बजट आइटनरी से लेकर पूरी छोटी मोटी टिप्स सब जानेंगे। स्पीति हिमाचल प्रदेश में है और मनाली और शिमला के बीच ऊपरी इलाकों में बसता है। लेकिन ये कोई एक शहर या गांव नहीं, बल्कि एक पूरी वैली है। और इस पूरी ट्रिप में हम पूरी स्पीति सर्किट कवर करने वाले थे, जिसके अंदर हिमाचल के वो खूबसूरत गांव आते हैं जो हिमाचल का एक अलग ही रूप दिखाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप मनाली या शिमला से अपने सफर की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन शिमला से जाना सही ऑप्शन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन रास्तों से ही सफर का एक्साइटमेंट लास्ट तक बना रहता है। स्पीति में ना एयरपोर्ट है ना रेलवे स्टेशन, इसलिए यहाँ बस या कार या बाइक से ही पहुंचा जा सकता है। बस और बाइक की जानकारी हम वीडियो में आगे जानेंगे। लगभग 2 घंटे की जर्नी कंप्लीट हुई और पहुंच गए हैं नारकंडा में। नारकंडा में इसके पहले भी एक बार मैं आया हूं। हाटू पीक की यहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, चैनल पर है, आप देख सकते हो। बहुत ही बर्फीली सी ट्रैक थी। बाय द वे, यहाँ से अब जो रास्ता होगा वो नीचे की तरफ जाएगा और कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी। शिमला में आज हम सांगला जाने वाले थे, जो लगभग 220 किलोमीटर का सफर था। और इसके बीच में नारकंडा और रामपुर जैसे मेन सिटीज पड़ते हैं। वैसे तो ये पूरा सफर ही ब्यूटीफुल होता है, लेकिन इस ट्रिप का अलग रूप रामपुर से दिखना स्टार्ट हो जाता है। रामपुर से जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो रास्ते अपनी जो रंग है ना वो बदल लेते हैं। जो रोड है वो बहुत ही खूबसूरत है और उसी रोड पर आपको ये जगह दिखेगी। कैमरे में कैसा दिख रहा है, क्या व्यू दिख रहा है, क्या फील आ रहा है नहीं मालूम, लेकिन जब आप इस जगह पे आते हैं बिल्कुल अलग फीलिंग आएगी। क्योंकि जिस तरह से इसको काट के बनाया गया है, ये एक तरह से छोटी सी टनल भी कह सकते हो आप, बहुत प्यारा लगेगा। और सामने वाटरफॉल है, नीचे सतलज रिवर बह रही है, तो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है व्यू जैसे ही आप आ जाते हो रामपुर के आगे। बाकी उसके पहले भी खूबसूरत तो है ही रास्ते। इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते ही रोड के एक साइड में माँ तरंडा देवी का मंदिर पड़ता है, जहाँ सभी ड्राइवर्स दर्शन करके ही आगे बढ़ते हैं। आज की पूरी ट्रिप में रास्ते बेहतरीन थे, लेकिन करछम के बाद लास्ट के 20 किलोमीटर कच्चे हैं। और इसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, इस बड़े से डैम के साथ आपका स्वागत होता है सांगला में। शाम के लगभग 7:30 बजे पहुंच चुके हैं हम सांगला में, और सांगला प्रसिद्ध है। हाँ। लेकिन फिलहाल हम व्यूज को एंजॉय करते हुए आए हैं और सामने का व्यू देखो। बादल ठहरे हुए हैं बिल्कुल पेड़ों के बीच में, बस सनसेट होने वाला है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज। आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन बट आई एम लविंग इट। मजा आ गया। मतलब ऐसे कुछ व्यू है ना, आप देखो नीचे पूरी एकदम वैली है, बगल में रिवर है और ऊपर ये बादल ठहरे हुए, नजर ठहर जाएगी आपकी, नजर ना लग जाए भाई। यहाँ पे आके गंदगी मत। तो ये जो पूरी ट्रिप वैसे मैं कर रहा हूँ ना, ये Trip2.in के थ्रू कर रहा हूँ और उन्होंने ही सारा अरेंजमेंट अपना किया हुआ है। तो अगर आपको भी बुकिंग वगैरह करनी है, और जैसे हम यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का, होटल का, हमें कुछ भी हेडेक नहीं लेनी पड़ी, बस बुक किए और यहाँ पे चल पड़े हैं। बाकी सर्विसेज कैसी होगी, बजट, आइटनरी, सब हम धीरे धीरे वीडियो में आगे जान जाएंगे। और अभी होटल भी दिखाएंगे।
कैसा है। बिल्कुल। सांगला विलेज में आपको स्टे 2 से 2,500 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इस पूरी ट्रिप में ऑनलाइन स्टे की जगह ऑफलाइन बुकिंग या ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही आपको स्टे के सही प्राइस मिलते हैं। वैसे यहाँ तक बस से पहुँचने के लिए आपको शिमला से सुबह सुबह रेकोंग पीओ की बस लेनी होती है और करचम उतर के शेयरिंग कार या बस के ऑप्शन मिलते हैं, हालांकि फ्रीक्वेंसी कम होती है। अगली सुबह जब रूम से व्यूज दिखे तो पहाड़ों पर बसा प्यारा सा सांगला और भी खूबसूरत हो गया था। सांगला में सुबह हो चुकी है और आपके पीछे है ये व्यू, बहुत ही प्यारा है। और प्रॉपर्टी में ये जो लोकेशन बनी हुई है यहाँ से व्यू और भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। अभी आज हम यहाँ से जाएंगे कल्पा के लिए, ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, इसके बाद गाड़ी भी रेडी है, बस निकलते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं होगा लेकिन प्लेसेस ज़रूर होगी। तो हमारे चालक साहब विजय जी हमारे साथ हैं। आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाएंगे चितकुल। चितकुल, अच्छा। और फिर वहाँ से कल्पा जाएंगे। ओके, तो चलते हैं। अभी थोड़े से यहाँ पे ख़राब रास्ते हैं। ये रहा यहाँ का सांगला का बस स्टैंड। ये सांगला की मार्केट इधर आ गई है। सांगला से चितकुल केवल 23 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये पूरे ही रास्ते ऑफ रोड वाले होते हैं। लेकिन रास्ते से दिखने वाले व्यूज आपको बार बार रुकने को मजबूर करेंगे। इसी बीच में बटसेरी विलेज भी पड़ता है, जिसे समय की कमी की वजह से तो दूर से ही देख पाए, लेकिन ये ठहर कर देखने वाली जगह थी। धीरे धीरे चितकुल के और करीब पहुंचे तो रक्षम विलेज आया और यहाँ ढेरों होम स्टे और कैंप साइट ऑप्शन भी थे। लेकिन इन व्यूज को कार से ही आंखों में समेटते हुए हम चितकुल विलेज के द्वार पर पहुंच गए। सांगला से चले हुए लगभग 2 घंटे हुए और पहुंच गए हैं चितकुल में। और चितकुल में बारिश से स्वागत हुआ है। बहुत तेज़ नहीं है कि भीग जाएं, लेकिन जितनी है वो अच्छी लग रही है। और मतलब जो फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ का पड़ा है ना, वो कुछ ऐसा है कि हिमाचल के एक ऐसे विलेज में आ गए हैं, मतलब जो चारों तरफ से एकदम खुला खुला सा है और मतलब हिमाचली वाइब दे रहा है। रास्ते में छोटे छोटे घर भी देखने को मिले जो पूरी पुराने स्टाइल में हिमाचल के बने हुए हैं। और अभी हम यहाँ के थोड़ा सा चितकुल विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। 1 घंटे का टाइम मिला हुआ है, इतना काफ़ी होगा आई थिंक। चितकुल विलेज इस एरिया का लास्ट विलेज है और इसके आगे चाइना बॉर्डर पड़ता है, हालांकि बॉर्डर तक नहीं जा सकते। विलेज शांत सा था, जहां सर्दियों के लिए सूखी लकड़ियां विलेजर्स ने अभी से इकट्ठा कर रखी थी। छोटी छोटी दुकानें और कई होम स्टेज भी थे। थोड़ा अंदर बढ़े तो एक टेम्पल भी देखने को मिला और साथ ही यहाँ की दीवारों पर पेंटिंग्स भी थी। इस एरिया का आखिरी ढाबा और पोस्ट ऑफिस भी यही था, लेकिन कुल मिलाकर मैं गलत था कि 1 घंटे में यहाँ घूमा जा सकता है, क्योंकि सही मायने में तो सुकून से 1 दिन यहाँ गुजारा भी जा सकता था। यहाँ पर केवल BSNL और जियो का ही नेटवर्क आ रहा था। चितकुल घूमकर हम वापस सांगला पहुंचे, जहाँ लगभग आधा किलोमीटर पैदल चल के पड़ता है सांगला का बेरीनाग मंदिर। सांगला की गलियों से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं यहाँ के खूबसूरत बेरीनाग मंदिर में। जैसा कि नाम है बेरीनाग, तो ये नाग देवता का ही मंदिर है। और ख़ास बात ये है, बगल में ही यहाँ पर मोनेस्ट्री भी है, तो मंदिर और मोनेस्ट्री यहाँ पर साथ साथ में है। और यहाँ पूरा जो कहते हैं ना कि पूरा जो सांगला बसा है, इन्हीं की कृपा से बसा है। और लोकल जो देवता हैं वो यहाँ के बेरीनाग जी ही हैं। तो यहाँ पर आप आएँ, दर्शन करें। और बहुत प्यारा सा मंदिर है, मतलब वो हिमाचली स्ट्रक्चर में पूरा देखने को मिल जाएगा आपको। और मंदिर अभी तो क्लोज़ है, लेकिन बताते हैं कि ये शाम को भी खुलता है, कभी सुबह 6:30 बजे भी खुलता है। और यहाँ से भगवान बाहर भी जाते हैं, कुछ दिनों के लिए निकलते भी हैं अलग अलग जगहों पे। तो बड़ी रोचक कहानियाँ जब आप लोकल से बात करोगे ना, तो वो सब सुनने को मिलती है। वो सब मैं आपको नहीं बता सकता, वो सब आप जब खुद यहाँ पर आओगे तो खुद आप बात करोगे लोगों से, तो आपको जानने को मिलेगा। सांगला से निकलकर अब हम कल्पा के लिए जाने वाले थे, जो यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर दूर था।
देखा जाए तो आज हम ओवरऑल लगभग 100 किलोमीटर की ट्रिप कर रहे थे। कल्पा पहुंचने के बाद हम यहाँ के रोगी विलेज में गए और थोड़ा टाइम स्पेंड करके एक सुसाइड पॉइंट नाम के व्यू पॉइंट पर भी गए। लेकिन जब कल्पा पहुंचे तो लगा कि हिमाचल के एक अलग ही हिस्से में आ गए हैं। और ये जगह अलग थी भी, क्योंकि इसी के सामने पंच कैलाश में से एक किन्नर कैलाश पर्वत के दर्शन भी होते हैं। कल्पा में ही आज हमारा स्टे था, जो डिसेंट था और जनरली 2000 रुपए तक में आपको यहाँ अच्छे स्टे मिल जाते हैं। तो आज निकल चुके हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन का नाम बताऊंगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि क्या आप ये ट्रिप केवल कार से कर सकते हैं, तो उनको बता दूं ऐसा नहीं है। आप बस से भी इस रूट पर कवर कर सकते हैं। मतलब बसों की अच्छी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आपको बदल बदल के पहुंचना होगा। बाकी वो कैसे होगा वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो आज हम जा रहे हैं कल्पा से नाको के लिए, और उसके बाद हम वहाँ थोड़ा सा रुकेंगे और ताबो में रुकेंगे। तो थोड़ा अजीब सा नाम है, पर देखते हैं कितनी खूबसूरत है। और आज आपको वो बदलाव दिखेगा, वो स्पीति वाला बदलाव, मतलब वो जो नेचर कैसे करवट बदलती है, कैसे रूप बदलती है ना, वो आप देखेंगे। कल्पा से टाबो तक की दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है, लेकिन रोड इतनी शानदार है कि 4 घंटे में ही पहुंचा जा सकता है। अपने अब तक की ट्रिप में हम स्पीति नहीं पहुंचे थे, बल्कि स्पीति सर्किट पर ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन आज हम असल में स्पीति पहुंचने वाले थे, और वो अंतर भी अब जल्द ही दिखने वाला था, क्योंकि रास्ते के व्यूज अब अपने रंग रूप बदलने लगे थे। हवा बड़ी तेज़ है और अब हम आ चुके हैं यहाँ पर खाब संगम ब्रिज पर। ये ब्रिज आप देख रहे होंगे, और यहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है। पहली है स्पीति रिवर और दूसरी है यहाँ पर सतलज रिवर, और दोनों का जो कलर का डिफरेंस है वो आप यहाँ पर साफ देख पाएंगे। और यहाँ पर मैं थैंक्स बोलूँगा, और आप भी जब आएँ तो ज़रूर धन्यवाद करें BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जो मतलब इतनी अच्छी प्यारी रोड यहाँ तक बनाई है और इसके आगे भी, जिससे हम यहाँ पर आसानी से पहुँच पा रहे हैं। और बाकी यार ये मतलब अब व्यूज़ तो एकदम ही बदल चुके हैं। वो जो सूखे पहाड़ है ना, अब वो आ चुके हैं और स्पीति वाला फील अब आ चुका है। सही मायने में यहीं से स्पीति वैली की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि अब आपके साथ पूरे ट्रिप में स्पीति रिवर साथ चलती रहेगी। कटे हुए इन पहाड़ों के नीचे से गुजरती आपकी कार यहाँ से अब नाको विलेज तक ऊपर की तरफ जाएगी। नाको में क्या है और यहाँ पर क्यों रुकते हैं? नाको दरअसल बहुत छोटा सा यहाँ का विलेज है, और यहाँ पर विलेज का एक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। मतलब जहाँ पर आपको हरियाली थोड़ी सी दिखेगी, वहाँ पर आपको विलेज भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर भी एक पास में बगल में नाको विलेज है, और ये मेन एक तरह से कह सकते हैं पूरा थोड़ा सा छोटू सा मार्केट है, जहाँ पर खाने पीने की दुकानें वगैरह हैं। तो यहाँ पर रुके थोड़ा सा, बगल में हेलीपैड है। लोग बाइकर्स जो हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया क्लिक्स आ रही हैं। और पूरे मतलब अब यहाँ पर आपको रेतीले पहाड़ देखने को मिलेंगे, पर यार मज़ा आ जा रहा है यहाँ पर। अगर कुछ खाना पीना हो तो आप यहाँ पर रुकें, खाएं पिएं, और फिर उसके बाद हमारी तरह आप भी टापू के लिए बढ़ चले। तो दिल्ली वगैरह आप गए हो? हाँ, कहाँ घूमे हो? बहुत घूमा। बंगलुरु या इस साल हमने दिसंबर से मार्च तक घूमा। हम लोग को तो पहाड़ों पे घूमने अच्छा लगता है। आप लोग को कहाँ पे हमको यही अच्छा लगता, नीचे ठीक नहीं है। नीचे ठीक नहीं लगता। वहाँ गया गोवा, वहाँ अच्छा। पानी में थोड़ा बहुत खेला तो हम लोग पूरा काला हो गए, बुरी हाल परेशान। ऐसे बैठने का जगह ही नहीं मिलता। एक जगह बैठ के खाना खाया, वहाँ किराया लेते हैं। एयरपोर्ट में एक कप 10 रुपए वाला चाय को 200 रुपए ले गया। सही बात है। हे भगवान, 20 रुपए का ठंडा को ले गया 150 रुपए। अब यहाँ आगे थोड़ा बहुत पैसे ज्यादा लगे तो बोलते हैं प्रिंस से ज्यादा कौन लेता है? यहाँ तो जबकि आता है इतना दूर से तभी तो ट्रांसपोर्टेशन ना, लग जाता है। फिर हम प्यार से इनसे हम गलत नहीं बोलते, प्यार से समझाते हैं इतना दूर है, थोड़ा बहुत केयरिंग लगता है। यहाँ से आप लोकल चेरी जरूर लेकर जाएं, जो लगभग 250 रुपए की मिलती है, लेकिन टेस्ट बिल्कुल मीठा था। स्पीति की पूरी ट्रिप में मोबाइल नेटवर्क आपको मिलता रहता है,
हालांकि एक जगह है जहां आपका नेटवर्क जाता है, जो हमें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। बालों का ये हाल हो चुका है क्योंकि हवा इतनी तेज़ है यहाँ पर, और मतलब बहुत ही तेज़ चल रही है, देखो आप। और अभी मेरे साथ जो नीचे आप देख रहे होंगे, ये है स्पीति रिवर, और पूरे सफ़र में यही साथ साथ चलने वाली है अपने साथ। यहाँ पर अभी पीछे एक विलेज भी देखने को मिल रहा है, बढ़िया से ब्यूटीफुल से ब्रिज हैं, छोटे से, पुराने से, नए से, सब तरह के यहाँ पे बने हैं, और रोड भी बहुत अच्छी है। और कहते हैं कि यहाँ पर मतलब जितना जल्दी से जल्दी निकल जाए इस रोड से सुबह में, मतलब 11, 12, 1 बजे तक तो बेटर है, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे हवा, जैसा कि आप देख रहे हो अभी 3, साढ़े 3 बज रहे हैं, तो हवा काफ़ी तेज़ चलने लगती है, तो ऊपर से थोड़ा सा पत्थर गिरते हैं, तो इस वजह से जल्दी निकलना बेहतर है। अगर आप बाइक से स्पीति करने का प्लान कर रहे हैं तो भी आप सेम आइटनरी फॉलो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि बाइक से जाना इन रास्तों पर रिस्की भी होता है, और जनरली लोग बाइक ट्रिप ग्रुप्स में ही करते हैं, जिससे थोड़ी सेफ्टी रहती है, और बाइक खराब होने की कंडीशन में बैकअप ऑप्शन भी होता है। शाम को करीब 4 बजे मैं टाबू विलेज पहुंच गया, और ये अब तक के ट्रिप का सबसे बेस्ट स्टे था। पूरे रास्ते में बिल्कुल भी कोई होटल, होम स्टे वगैरह नहीं मिल रहे थे, और जब मैं टाबू में पहुंचा तो मुझे नहीं उम्मीद थी कि ऐसा होम स्टे यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। मतलब बहुत ही प्यारा है पूरा, मतलब प्रॉपर्टी इतनी साफ़ सुथरी, एकदम बढ़िया सी है, नई सी, और इसके साथ ही यहाँ से व्यूज़, भाई व्यूज़ इतने प्यारे हैं, मतलब पूरा सामने का व्यू देख के मन खुश हो जाएगा, बस बैठ जाओ यहाँ पे और नज़ारों को निहारते रहो, ऐसा व्यू है। कितने का है, क्या प्राइसिंग है, सब आपको आगे मैं बताता हूँ। टाबू में इस तरह के होम स्टे 2,500 से 3,000 रुपए तक में मिलते हैं, लेकिन सीजन के अकॉर्डिंग प्राइस वेरी भी करते हैं। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन बुक करते हैं तो ये कॉस्टली पड़ेंगे, पर अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू पूरी स्पीति ट्रिप पैकेज में करते हैं तो ये सस्ते पड़ते हैं, जिसके लिए आप eTripto.in से कनेक्ट कर सकते हैं, और इन्हीं के थ्रू मैं भी ये पूरी ट्रिप कर रहा था। और स्पीति हो या शिमला मनाली, सभी के लिए ये रिलायबल और जेन्युइन एजेंसी है। टाबू में नेक्स्ट मॉर्निंग मैं यहाँ के टाबू मोनेस्ट्री पहुंचा, और ये सच में बिल्कुल यूनिक प्लेस थी। मोनेस्ट्रीज़ बहुत देखी है, लेकिन यहाँ पर टाबू विलेज की इस मोनेस्ट्री जैसी मोनेस्ट्री कहीं नहीं देखी है। मतलब पूरी मिट्टी की बनी हुई ये मोनेस्ट्री है, और सन 996 में ये बन के तैयार हुई थी। 2 लोगों ने जो लीड करते थे लोगों को, उन्होंने मिलकर इसको बनवाया था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कई सारे स्तूप हैं, लगभग 4 मंदिर मैंने देखे हैं यहाँ पर, अलग अलग हैं। किसी में मूर्ति है, किसी में दीवार पे ही तस्वीर छपी हुई है, ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन आप अंदर जाते हो तो बिल्कुल अंधेरा सा है, और लाइट जो आती है ना, वो ऊपर एक ग्लास लगा हुआ है, उसके अंदर से सारी लाइट्स आती है, तो मतलब नेचुरल लाइट से ही अंदर सारा चीज़ होता है। तो ऐसा कुछ देखने को मिला है, और मतलब बहुत प्यारी मोनेस्ट्री है। आओगे तो मन खुश हो जाएगा, और मतलब किले का रूप कहीं पे दिखता है। स्तूप तो सारे यहाँ पर जितने भी यहाँ पर देखे हैं मैंने मिट्टी के हैं। आगे जो स्तूप है वो नए तरीके का बना हुआ है, लेकिन अंदर ये पूरा एकदम मिट्टी का है, और बहुत सुंदर लगता है, बहुत अलग है। आना ज़रूर यहाँ पर। आज चौथे दिन हम टाबू से काजा जाने वाले थे, जो केवल 50 किलोमीटर दूर है। वैसे तीसरे दिन आप कल्पा से टाबू की जगह डायरेक्ट कल्पा टू काजा भी जा सकते हैं, जिससे आपका एक दिन भी बचेगा और पैसे भी। हालांकि इसके लिए आपको दिन की शुरुआत जल्दी लगभग 7 बजे के आसपास करनी पड़ेगी। काजा के लिए बढ़ चुके हैं, और यहाँ पर जैसे ही बढ़े हैं थोड़ी दूर पर ये वैली देखने को मिली है। मतलब इतनी खूबसूरत है कि पूरी हरियाली यहाँ पर एकदम से देखने को मिली, और उसके बाद बीच में इतना बढ़िया, मतलब जो रिवर जो गई है ना, मतलब इतना बढ़िया शेप बन के गया हुआ है, वो देख के मन प्रसन्न हो जाएगा। पूरी ग्रीनरी है इस सूखे से, जैसे कह सकते हो ना, रेगिस्तान टाइप वाले पहाड़, और उसके बीच में ये पूरी ग्रीनरी अलग ही रूप दे रही है इस जगह को। टाबू से काजा के रोड कहीं खराब हैं तो कहीं अच्छे,
और काजा के रास्ते से लगभग 9 किलोमीटर कटकर हम बढ़े धनकर मोनेस्ट्री के लिए। और इस मोनेस्ट्री में आकर आप स्पीति में अपनी प्रेजेंस कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का लुक ही आपके अंदर स्पीति वाली वाइब क्रिएट कर देगा। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो काफी कुछ जानने और देखने को भी मिलता है। धनकर विलेज एक ऐसा विलेज जो लगभग हज़ारों साल पुराना है। यहाँ पर धनकर मोनेस्ट्री जो है ये भी हज़ारों साल पुरानी है। और अंदर मैं मतलब गया था, एक अलग ही शांति है। मतलब आप बाहर से इमेजिन नहीं कर सकते हो कि अंदर कैसा होगा। मतलब जैसे ही अंदर गए तो अंदर देख रहे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से मतलब दरवाजे हैं, और फिर उसके अंदर जब आप जाते हो तो मतलब बहुत छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, और लगभग 2 से 3 फ्लोर तक का एक्सेस है जिसमें आप जाते हो और फिर पूरा आप कवर करते हो। बहुत ही शांति है। एक मेडिटेशन केव भी है जिसमें आप ऊपर जाओगे तो देखोगे अंदर सिक्के लगे हुए हैं उसमें, वहाँ पे बैठ जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल। तो इसीलिए मैं अंदर वहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बाहर आकर आपको वहाँ के बारे में बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब आप पूरा ये मोनेस्ट्री घूम लेते हो, ये यहाँ से व्यूज़ मतलब ऊपर से तो देखने को मिलते ही हैं, यहाँ से नीचे से भी आप पूरे यहाँ पर स्पीति का एक व्यू देखते हो। तो ये पूरा विलेज अपने आप में खूबसूरत है, ये पूरी मोनेस्ट्री अपने आप में खूबसूरत है, और इन सब के साथ यहाँ पर जो एक पीसफुलनेस है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। धनकर मोनेस्ट्री के पास ही आप अपना लंच कर सकते हैं। यहाँ लगभग घंटे भर बिता के हम पिन वैली के लिए निकले, जो कुछ टूरिस्ट तो स्किप करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको वन साइड लगभग 38 किलोमीटर जाना होता है और पूरे रास्ते ऑफ रोड वाले हैं। हालांकि रोड्स बन भी रहे हैं। लगभग 25 किलोमीटर के बाद मिक्किम विलेज पड़ता है, जहां पिन वैली की खूबसूरती की झलक मिल जाती है। मिक्किम से एक्सप्लोर करते करते हम पहुंच गए हैं वहां से लगभग 13 किलोमीटर और आगे यहाँ पर मुत विलेज में, और ये यहाँ का इस एरिया का लास्ट विलेज है। यहाँ पर मेरी आवाज़ भी इको हो रही है, मतलब ऐसा कुछ ये जगह है। और ये मतलब पूरा एक 5 गांव का एक तरह से पूरी सीरीज़ है यहाँ पर, जिसमें लगभग 1200 लोग रहते हैं और छोटे छोटे से गांव देखने को मिलेंगे। और अगर आपको एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं तो अंदर तक आ सकते हैं। तो अगर बजट अलाउ करता है और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। विलेज यहाँ पे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा जब ठंडा मौसम होता है, विंटर का टाइम होता है, तो बर्फ़ मिलती है। ग्लेशियर्स बिल्कुल करीब होते हैं। फ़िलहाल अच्छा सीज़न है, मतलब समर का सीज़न है, तो ग्लेशियर्स ऊपर है। यहाँ से हम डायरेक्ट काजा के लिए पहुँचे, और स्पीति वैली की ये सबसे बड़ी और क्राउडेड प्लेस है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बियॉन्ड रहेगी। और ये वही जगह है जहाँ शिमला और कुल्लू से डायरेक्ट बसेस भी आती हैं। तो अगर आपका बजट कम है तो 1000 रुपए से भी कम में आप यहाँ तक आ सकते हैं। स्पीति के नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में हम स्पीति की पॉपुलर प्लेसेस जैसे की मोनेस्ट्री, वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस और चंद्रताल के अलावा ढेरों प्लेसेस देखेंगे, और पूरी ट्रिप के बजट और आइटनरी के साथ इम्पोर्टेंट टिप्स भी जानेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।